a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on understanding various braces, something that we haven't really discussed. बड़ा अलग सा टॉपिक निकाला है आज ही कहीं से थोड़ा ढूंढ ढांड के काफी रिसर्च करनी पड़ी इसके लिए, बट हाँ मेरे को ये टॉपिक कहीं से मिल ही गया. सो ब्रेसेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम कौन से ब्रेसेस यूज करते हैं, क्यों करते हैं और किस कंडीशन में कौन सा ब्रेस यूज करना फायदेमंद होगा, या फिर ये कि इज देयर एनी केस वेयर वी कैन एक्चुअली अवॉइड यूजिंग एनी एक्सटर्नल सपोर्ट. Maybe someone may have a habit of using braces all the time, और हो सकता है कि वो उससे नुकसान भी कर रहे हो अपने आप को. तो उससे खुद को कैसे बचाया जाए, and how to make sure that we use the braces or any splint or any support, external support that we require, we use them in a correct way. So just a quick intro, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन हम उसको करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. इन बिटवीन हम पहले एक एक्सरसाइज पूरी आज की कर लेंगे, देन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले सिर्फ मैं एक बार ये बता देता हूँ कि ब्रेस क्या होते हैं और उनका यूज क्यों होता है. सो हमारी जो बॉडी है ये एक जगह पे स्टिल रहने के लिए नहीं बनी. अगर हमें कोई इस चेयर से बांध दे और कह दे कि अगले 4-5 घंटे तक बिल्कुल भी हिलना नहीं है इस चेयर से, आप उठ नहीं सकते, आप हिलडुल नहीं सकते, लेफ्ट राइट नहीं हो सकते, आप जहां हैं वहां पे 5 घंटे के लिए बैठे रहिए. विदिन 5 मिनट्स यू विल स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस कि कहीं से चेयर से उठ जाएं बस, और उठ के कहीं चल दें, अभी यहाँ तो बैठना ही नहीं है. 5 घंटे तो बहुत दूर की बात हो जाती है. इवन फॉर 5 minutes someone might find it difficult to stay still in that particular position. But वो हुआ एक कॉन्शियस लेवल पे. अगेन लाइक आई सेड कि 3 अलग अलग जो लेवल्स होते हैं कॉन्शियसनेस के, उसमें हर बार हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन रादर किसी भी सिचुएशन के प्रति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है. ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, अगर हम यहाँ अभी बैठे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इन अ वे वी आर स्टिल सिटिंग ऑन अ चेयर एंड वी आर सिटिंग फॉर मोर देन 5 minutes. हम इस पे कम से कम 45 minutes के अराउंड बैठते हैं. अदर देन द एक्सरसाइजेस एंड ऑल, वी सिट फॉर रफली अबाउट 40 minutes ऑन द चेयर. एंड उस दौरान मोर और लेस वी आर स्टिल, नॉट एंटायरली. हम थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स हाथ पैर चलते हैं. अब मैं बोल रहा हूं तो मुंह भी चल रहा है, सब कुछ समथिंग और द अदर इज मूविंग इन द बॉडी. तो बॉडी की टेंडेंसी है कि वो चलना फिरना अपना, उसको चाहिए कि वो चलता रहे, रुके ना. बट एट द सेम टाइम चलने के लिए या मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए उसको सपोर्ट भी चाहिए. इफ वी वर टू रिमूव एवरी बोन फ्रॉम द बॉडी, 206 हड्डियां होती हैं पूरे शरीर में सिर से पैर तक. अगर हम 206 की 206 हड्डियों को हटा दें, पूरा स्केलेटल सिस्टम हम अपनी एनाटॉमी से रिमूव कर दें, तो सिर्फ मसल्स रह जाएंगे. मसल्स के ऊपर स्किन रह जाएगी. जो टेंडन्स और लिगामेंट्स जहां जैसे जुड़ते हैं वो हड्डियों के जरिए ही जुड़ते हैं. दे वोंट बी एबल टू स्टे देयर दैट वे, एंड बॉडी यू कांट से फ्लेक्सिबल हो जाएगी क्योंकि कुछ सपोर्ट करने के लिए रहेगा ही नहीं. सो बॉडी विल बिकम लूज एंड इट विल जस्ट ऐसे एक जगह पे ऐसे होके बस पड़ी रहेगी. सो नॉट वेरी प्रैक्टिकल एंड फंक्शनैलिटी वाइज ज्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता है. स्प्लिंट इस केस में कहाँ पे काम आते हैं? बॉडी में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जितनी भी हड्डियां हैं हमारी, चाहे आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं, चाहे आप नहीं हैं, चाहे आपको आर्थराइटिस है, चाहे नहीं है,
चाहे कभी कोई लाइफ में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं भी हुआ है, at all times your body, your skeletal system is bearing the weight of your body in some way or the other. बैठते समय भी, लेटते समय भी, चलते समय, उठते बैठते समय, भागते समय, जंप करते समय, एनी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, वो उस टाइम पे आपका वेट बेयर कर रही है. बट इन सम केसेस, आफ्टर after a certain pathology, after a certain injury, yeah, due to loss of muscle tone, or maybe just due to advanced age, जब हमारी मसल टोन डाउन चली जाती है 50 की एज के बाद, तो उस स्केलेटल सिस्टम में बॉडी का वेट बेयर करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. एंड लाइक आई हैव ऑलवेज सेड दैट पीपल परसीव दिस इन अ वेरी नेगेटिव वे. मतलब एक मन में पहला एक ख्याल आता है कि हम जहाँ पहले इतने एक्टिव थे, हमारा लाइफस्टाइल जैसा रहा है, अब एकदम से हमें क्या हो गया. लोग उसे बड़े नेगेटिव वे में परसीव करते हैं. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एंड आई विल कीप ऑन सेइंग दिस, कि जो एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है उसे कभी नेगेटिव वे में मत लीजिए, और कभी भी उस चीज को लेके आप किसी और से कंपेयर मत करिए कि वो तो मेरे से 5 साल बड़ा है या वो मेरे से 10 साल बड़ा है, बट वो मेरे से ज्यादा एक्टिव हैं, वो अपने ये सारे काम कर लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्यों है. नेवर थिंक दैट वे. अदरवाइज आप हमेशा जो सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं अपने सिम्टम्स को लेके, अगर, तो दैट पर्सन कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. अगर उसके सारे सिम्टम्स खत्म भी हो जाएंगे एक बार को, तब भी वो व्यक्ति कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है प्रॉब्लम अपने लिए. सो कमिंग बैक टू द पार्ट ऑफ वेट बेयरिंग थ्रू आवर स्केलेटल सिस्टम, कि जब वो एबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, उस टाइम पे वी start having problems like arthritis. Sometimes we have back pain. Sometimes हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्पेशली घुटनों के अराउंड ये चीज फील होती है कि उठते बैठते समय कुछ कटकट की आवाज आ रही है. स्पाइन में या फिर ऐसे शोल्डर वगैरह में ये साउंड नहीं आती, बिकॉज शोल्डर एज सच हमारा बॉडी का वेट बेयर नहीं कर रहा है. इट इज फ्री टू मूव, और वो हवा में फ्री है, तो उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं है. उसके ऊपर है लेकिन कम प्रेशर है, ज्यादा नहीं. ब्रेसेस इनमें ऐसे हेल्प करते हैं कि वो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट सारा वेट नहीं आने देते, वो थोड़ा सा भार अपने ऊपर ले लेते हैं. कि अगर बॉडी का ओवरऑल वेट अगर लेट्स से 80 kgs है, वो कहते हैं कि पूरा 80 का 80 तुम अपने ऊपर मत उठाओ, 80 में से 20 या 30 मैं उठा लेता हूँ, और बाकी का बचा 50 या 60 तुम बेयर करो. उससे उस जॉइंट के ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, एंड उसमें जो पेन हो रहा है या उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने में वो हेल्प करेगा. एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है ब्रेसेस यूज करने का, कि हमारे मसल्स चाहे कितने भी एक्टिव हों, चाहे वो कितना भी वेट बेयर कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन उनको एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ वर्क एक रखना जरूरी है. उनको अपने आप को बिजी रखना होता है. मसल्स कभी खाली नहीं बैठ सकते, उनको चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ काम लगा रहे, एंड वी कीप आवरसेल्व्स ऑक्यूपाइड. तो अगर मसल्स ज्यादा देर रिलैक्स रहें, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, और वेट आपकी बॉडी का ना उठा पाए, तो द मसल फाइबर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट टू डाई ऑफ. इस केस को हम मस्कुलर माइक्स प्लीज ऑफ. सो इस केस को हम मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल, अगर किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ हो और हाथ पे प्लास्टर बांध देते हैं, अगर फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर अब बंधा रहेगा लेट्स से 2 महीने 3 महीने. अगर कोई बहुत मेजर फ्रैक्चर है तो लेट्स से इवन 6 महीने. बट ओके, लेट्स स्टार्ट विद 2 months.
2 मंथ्स के बाद जब वो प्लास्टर खुलता है तो पहली चीज वो क्या नोटिस करते हैं? सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करते हैं कि जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, जो जो प्लास्टर में बंधा हुआ था, वो हाथ ऑपोजिट वाले हाथ से थोड़ा सा पतला हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो श्रिंक हो गया है हाथ, ये वाला हाथ बड़ा लग रहा है, ये वाला हाथ छोटा लग रहा है। और उसी के साथ साथ इस हाथ में अभी भी उतनी ही स्ट्रेंथ है, लेकिन ये हाथ थोड़ा सा वीक हो गया है। मूवमेंट इनिशिएट करने में दिक्कत हो रही है हमें, वी नीड एक्स्ट्रा फोर्स टू इनिशिएट द मूवमेंट। इस कंडीशन को हम मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं, क्योंकि जब वो हाथ 2-3 महीना उस स्लिंग में बंधा रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो वहां के जितने मसल फाइबर्स थे वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। एंड बाय द टाइम यू ओपन द प्लास्टर, अ लॉट ऑफ मसल फाइबर्स हैव ऑलरेडी डाइड ऑफ, एंड इसलिए वो हाथ पतला हो जाता है। उसको वापस ऑप्टिमल कंडीशन में लाने में इसलिए लगती है देर। फ्रैक्चर अपने आप में जो खुद को हील कर लेता है वो करता है रफली 3 से 4 महीने के अंदर। बट टू रीगेन द फुल स्ट्रेंथ एंड टू ब्रिंग इट बैक टू द प्री फ्रैक्चर कंडीशन, इट टेक्स अबाउट 6 to 8 months। तो ब्रेसेस का एक नुकसान भी है, अगर आपने कोई ब्रेस ज्यादा देर के लिए पहने रखा तो जिस मसल ग्रुप को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो इतना यूज टू हो जाएगा कि ब्रेस के साथ ही हम उसका वेट बेयर करें कि बिना ब्रेस के वो काम ही नहीं करेंगे। विल टॉक अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द सेशन। अभी हम ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज थोड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। वंस वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस, देन कौन से ब्रेसेस हम कैसे यूज करते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन। सो नाउ आई थिंक वी कैन स्टार्ट। सो चेयर्स पे पीछे हो जाइए, अच्छे से थोड़ी बना लीजिए। सीधे होके बैठेंगे, बैक रेस्ट का सपोर्ट नहीं लेना है, एंड दोनों हाथों को इस तरह से आगे लाके चलाइए। ओके, दोनों हाथ ऊपर। ऊपर रख के भी चलाते रहिएगा। ओके, रिलैक्स। हाथ पीछे ले आइए। नाउ टू कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस, आप सब प्लीज चेयर से खड़े हो जाइए एक बार। पैरों को पास पास ले आएंगे, इस तरह से जोड़ के रखेंगे कमर पे, एंड वी स्टार्ट विद हील रेजेस। थोड़ा सा पैरों को फैला लेते हैं से। दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे हाथों की तरफ, अच्छे से ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए टुवर्ड्स द राइट साइड, वापस लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
Right. Left. Right. Left. दोनों हाथ नीचे, हाथों को ऐसे फैला लेंगे and we rotate this. हाथ वापस नीचे ले आइए। The next exercise, दोनों हाथ इस तरह से कमर पे रखेंगे एंड पैर को ऊपर उठाएंगे डायगनली, थोड़ा अपने एब्डोमिनल्स को टाइट करते हुए एंड we do this एंड वापस। Then लेफ्ट से भी पैर ऊपर एंड वापस। स्टार्ट। अगर लगता है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो पीछे या तो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर कोई टेबल या चेयर पे हाथ रख के कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। रिलैक्स, दोनों पैर नीचे। आओ, पैरों को पास पास ले आएंगे, जोड़ देंगे इस तरह से, दोनों हाथ आगे रखेंगे। वेरी स्लोली स्क्वाट डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up. Relax, दोनों हाथ नीचे। Now coming to the next exercise, एक टेबल या चेयर के पास खड़े हो जाएंगे। तो मैं भी चेयर सामने पर ले आता हूँ इस तरह से। चेयर के पास खड़े होंगे, अपने बिल्कुल सीधे रखते हैं, कमर सीधे रखेंगे एंड पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। राइट, left, right, left, right, left, right, left,
Now we'll take a step back. हाथ आगे चेयर पे ही रहेगा, एक स्टेप पीछे लेंगे इस तरह से खड़े होके एक हाथ नीचे रहेगा, राइट हैंड नीचे रहेगा, इसको पीछे की ओर ले जाएंगे, कितना ले जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now with the left hand. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इधर हो जाते हैं, वापस चेयर पे बैठ जाते हैं। For the next exercise, हाथों को अगेन इस तरह से हिला लेंगे एंड हल्का सा आगे की ओर जाते हुए टर्न एंड ट्राई टू टच द फ्लोर। थोड़ा चेयर्स को पीछे कर लीजिए, हाथ इस तरह से डालेंगे, आगे की ओर बेंड करते हुए ट्राई करेंगे कि फ्लोर को टच कर पाए। इन केस अगर नहीं कर पाते हैं या बैक में पेन हो रहा है तो अवॉइड कीजिएगा। बी केयरफुल कि कोई भी प्रॉब्लम अपनी एग्रेवेट नहीं करनी है। ओके, सो स्टार्ट। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, and relax. हाथ नीचे, नेक को भी स्ट्रेच कर लेते हैं एक बार। सो वील लुक अप, ऊपर की ओर देखे एंड कंधों को पीछे की ओर इस तरह से स्ट्रेच करते हुए वापस एक बार और अप, दिस एंड अगेन अप, अगेन अप। नीचे आते हुए ऐसे नीचे की ओर नहीं देखना है, सामने देखना है। करो for the last exercise now, तरह से अगेन हाथों को हिला लेंगे एंड
को हम रोटेट करेंगे फर्स्ट क्लॉकवाइज। सो लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज करते समय आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए एंड आगे पीछे ऐसे मूव नहीं करनी चाहिए। इट शुड बी इन अ स्ट्रेट। स्पीड से, स्पीड बढ़ाइए। ओके, नाउ विल डू एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की तरफ। एंड रिलैक्स, दोनों हाथ वापस नीचे ले आते हैं। आराम से चेयर पे बैठ जाइए। अगर थक गए हैं तो पानी पी सकते हैं। टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes, then we'll continue. So, ये तो थी एक्सरसाइजेज आज की। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग टुडे अबाउट वेरियस ब्रेसेस एंड हाउ टू यूज देम। सो कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास, मैं एक बार यहाँ पे ट्राई टू प्रेजेंट देम। शेयरिंग माय स्क्रीन। Your volume is too low, sir. थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। जी जी, ओके सर। Okay, so is my screen visible to everyone? Yes, yes. Yes, yes, हाँ. Okay. Okay. Yes. So, इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। So, अभी ये आप सामने देख पा रहे हैं जो लोअर बैक का ब्रेस फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी यूजुअली प्रिस्क्राइब टू आवर पेशेंट्स, जो कि लोअर बैक पेन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है लंबर सपोर्ट, सिंस इट सपोर्ट्स द लंबर स्पाइन एंड स्पेशली अगर कोई लोअर बैक का पेन नीचे पैरों की ओर रेडिएट करता हुआ जब हमें फील हो, उस टाइम पे इस ब्रेस का यूज करते हैं। उसके अलावा लाइक आई सेड कि वेट बेयरिंग के टाइम पे अगर किसी कारण से आपके लंबर स्पाइन में कोई इंजरी होती है एंड मे बी ड्यू टू सम रीजन either the muscle is heavily sprained or maybe there is some fracture in around the vertebrae, तो उस टाइम पे इस वाले ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे लंबर एक्सटेंसर जो है हमारे लोअर बैक के, उनको सपोर्ट करने के लिए एंड टू मेक श्योर कि उनमें पेन ना हो, या फिर अगर कोई नर्व कंप्रेस हो रही है तो वो इतनी ज्यादा उसमें कंप्रेशन ना हो कि वो बिल्कुल उस पर्टिकुलर एरिया को पैरालाइज कर दे या उसमें कोई मूवमेंट ना होने दे। इसका जो एक ड्रॉबैक, जैसा मैंने बताया कि ज्यादा ब्रेसेस का इस्तेमाल करने पे भी नुकसान होता है,
if you keep this on for the whole day, उठते बैठते समय, लेटते समय, हर समय अगर आपने ये ब्रेस पहना हुआ है, तो द मसल्स ऑफ योर कोर, बोथ ऑन द फ्रंट, जो हमारे एब्डोमिनल्स होते हैं वो भी, और जो हमारे लोअर बैक के मसल्स होते हैं, पीछे एक्सटेंसर्स जो होते हैं, वो भी धीरे धीरे दे स्टार्ट टू अगेन एट्रोफी, उनके मसल फाइबर्स खत्म हो जाते हैं, एंड योर लंबर स्पाइन लूजेस द एबिलिटी टू बेयर योर वेट। और आइदर यू विल फील कि ब्रेस उतारने के बाद आपको लगेगा कि पूरी बॉडी ऐसे दाएं बाएं या तो झूल रही है, या तो ऐसा फील होता है, या फिर अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो फ्रॉम दैट पोजीशन टू गेट बैक अप, अगर आप लेटे हुए हैं सपोज करिए, तो लेटे हुए से वापस उठ के बैठने में प्रॉब्लम आती है। एंड लाइकवाइज इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड वी से कि आप चेयर से एक बार उठिए, तो चेयर से उठने में भी उस टाइम पे दिक्कत हो जाती है। सो द करेक्ट वे टू यूज दिस ब्रेस इज कि अगर आप कहीं सपोज करिए अगर आप वॉक पे निकले हैं, मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे, जहां भी हो, एंड यू वॉक फॉर 20 minutes, maybe 30 minutes, maybe even 1 hour, डिपेंडिंग कि कितनी देर आप वॉक करते हैं, उस समय आप इसको पहन के रखिए। जब वॉक कंप्लीट हो जाए, देन यू कम बैक होम एंड यू रिमूव द ब्रेस। लाइकवाइज अगर आप घर पे भी कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा देर अगर खड़े रहना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल किचन में, किचन इज लाइक वन ऑफ द फ्यू केसेस जहाँ पे हमें ज्यादा देर खड़े रहना पड़ता है एक जगह पे, तो उस टाइम पे भी एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स यू टू कीप स्टैंडिंग फॉर मोर देन 20 minutes, वहां पर आप ये पहन के रखा करिए। अगर 20 मिनट्स के लिए नहीं खड़े होना, सिर्फ 10-15 मिनट्स के लिए खड़े होना है, तब अगर नहीं भी पहनेंगे तो कोई इतना मेजर उससे नुकसान नहीं है। बट हाँ, इफ इट एक्सीड्स मोर देन दैट, देन यू शुड वेयर इट। एट अ स्ट्रेच ब्रेस को 1 घंटे से ऊपर पहनना अवॉइड करना चाहिए। 1 घंटा पहना, देन उतार दिया, थोड़ी देर रखा, एंड अगेन आफ्टर a couple of hours you can put it back on. And most importantly, कभी भी से अगर बैठे हुए हैं चेयर पे या लेटे हुए हैं टू रेस्ट और टू स्लीप, उस समय ये ब्रेस को मत पहना करिए। it constricts your entire abdominals, even खाने के बाद भी जैसे ऐसे बांध के नहीं रखना चाहिए इसको, not very beneficial in that. So now coming to the next one, लंबर सपोर्ट का ही एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है कि अपर बैक में अगर किसी को कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, या अगेन अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो अपर बैक में ज्यादातर पेन नहीं होती। अपर बैक में पेन होना इज लेस लाइकली टू हैपन, सिंस वो वहां पर सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है। मस्कुलर पेन उसमें रेयर ही होता है कभी। तो सपोर्ट अगर किसी कारण से वो ना कर पाए, तो हमारा पूरा अपर बैक एंड आवर शोल्डर्स दे ड्रूप फॉरवर्ड, एंड पीछे से एक बैक पे हम्प सा निकल आता है। तो वो दैट हम्प stays there at all times, चलते फिरते समय, उठते बैठते समय, आप कोई भी एक्टिविटी करें, दैट हम्प टेंड्स टू एग्रेवेट एंड पूरी बॉडी आगे को झुक जाती है, which is not right. It should be straight. अगर हम अभी चेयर पे बैठे भी हैं तो हल्का सा तो हम बेंड करेंगे। अभी मैं बैठा हूं तो हल्का सा मैं भी बेंड कर रहा हूं आगे को, बट दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, सो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ज्यादा बेंड करते, बेंड बहुत ज्यादा ऐसे एग्रेवेट होता और बिल्कुल इस तरह से होके बैठा होता है, तब हम कहते कि वो एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, एंड the extensors of your upper back and your shoulders have lost the ability to maintain a straight posture. In that case, हम ये वाला ब्रेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें अगर आप देख रहे हैं जो एक्स शेप में ऊपर की ओर 2 स्ट्रैप जा रहे हैं, ये हमारे हाइट के हिसाब से और बॉडी की गर्थ के हिसाब से एडजस्टेबल होता है, एंड पीछे लंबर सपोर्ट पे जाकर ये जहां मिलता है, so it pulls your entire upper back in a straight line और उसे एकदम करेक्ट पोस्चर में वापस ले आता है।
अगेन ज्यादा देर पहनने से जो मस्कुलर एट्रोफी की प्रॉब्लम होती है वो हर ब्रेस के साथ होती है. सो एनी ब्रेस दैट यू वेयर यू शुड नॉट वेयर इट फॉर मोर देन 1 आवर. 1 घंटे के बाद उसको उतार देना चाहिए. देन कमिंग टू डॉक्टर द नेक्स्ट. अनुराग, ये जो लंबर सपोर्ट है L4 L5 के लिए सुटेबल है क्या ये? हाँ जैसे जी मुझे सर. L4 L5 का प्रॉब्लम है. हाँ जी सर, उस केस में ही दिया जाता है. L4 ये- L5 का मतलब ही होता है लंबर स्पाइन 4 एंड लंबर स्पाइन 5. इसके लिए मेरे लिए ये सुटेबल है? जी सर, आपके लिए जो फर्स्ट वाला दिखाया था ना, ये वाला अच्छा. इस तरह का आपके लिए बेटर रहेगा. अगर अपर बैक में कोई प्रॉब्लम होती है साथ में, तब हम सेकंड वाला देते हैं. नहीं तो द फर्स्ट वन इज मोर सफिशिएंट फॉर यू, इट्स मोर सुटेबल फॉर यू. थैंक यू. ओके सर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, घुटनों के लिए. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ब्रेस है क्योंकि इसमें स्ट्रैप भी बंधे हुए हैं ऊपर और नी के पास में ऐसे 2 हिंजेस भी बने होते हैं. सो इन केस ऑफ सिवियर आर्थराइटिस एंड इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, या फिर अगर फ्रैक्चर नहीं है तो अगर फ्रैक्चर हुआ था और हमने उसको सर्जिकली रिपेयर किया है, एंड आफ्टर अ व्हाइल यू नो व्हेन वी नीड टू स्टार्ट टू मोबिलाइज द जॉइंट very slowly and gradually, हम उसको after like let's say 24 hours, maybe after 48 hours of surgery, when we initially just start to mobilize the joint, उस टाइम पर ये वाला ब्रेस पहनाया जाता है. but at the same time घर में डेली यूज के हिसाब से ये ब्रेस उतना हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि जहाँ साइड में जहाँ पे नी बेंड होती है, इस जगह पे जहाँ से नी बेंड होती है, यहाँ पर 2 मेटल के हिंजेस बने होते हैं. सो दिस ब्रेस इज क्वाइट हैवी एंड घुटना पूरी तरह बेंड भी नहीं होने देता. बहुत ज्यादा यू नो फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करता ये जॉइंट को मूव करने के लिए. सो प्रैक्टिकली या फंक्शनैलिटी वाइज वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है. आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स में ऑफ कोर्स इट हेल्प्स कि प्रेशर उससे रिलीव कर देगा घुटने से, तो उसमें पेन कम होगा. बट एट द सेम टाइम मूवमेंट को थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज कर देता है. मोस्टली लाइक आई सेड, इन अ पोस्ट इंजरी सिनेरियो वी एडवाइस दिस वन. इसके अलावा जो घर पे या स्पेशली अगर आप बाहर वॉक पे जा रहे हैं, जो उस टाइम पे यूज करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं, एंड नॉट जस्ट टू someone who has arthritis but in general भी से कि पहन के जाना चाहिए सभी को, वो है ये वाला. इस पे अगर आप ध्यान से देखें तो कोई हिंजेस नहीं बने हुए हैं कहीं पे. ये पूरी तरह से इलास्टिक से बना होता है. एंड इसका एडवांटेज ये है कि इट प्रोवाइड्स मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू द नी, एंड कोई भी मूवमेंट करने में इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता. वेट भी अच्छे से बेयर कर लेता है अपना, और घुटने का भी. आर्थराइटिस का अगर प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स वन शुड वेयर दिस. बट अदर देन दैट, आपने नोटिस करा होगा कभी कि जो एथलीट्स होते हैं वो भी इस तरह का ही एक मिलता जुलता सा ब्रेस पहन के रखते हैं. ऑफ कोर्स द वंस दैट दे यूज, वो इतना ऐसे लेंथ वाइज इतना लंबा नहीं होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है इसके मुकाबले. क्योंकि जितना जो उसके जो एजेस हैं दोनों, जितना ये लंबाई में ज्यादा होगा उतना ये मूवमेंट को डिफिकल्ट बना देता है, और वहीं जितना ये पतला होता है उतना ही तो इसमें कोई मैग्नेटिक भी होता है क्या? यस सर, मैग्नेट वाले ब्रेस आते हैं, बट आते थे रादर, अब आते नहीं है. अब मार्केट में आपको शायद ही देखने को मिले हो, क्योंकि अब कोई डॉक्टर उन्हें प्रैक्टिस में यूज नहीं करता है अपने. Dr. Anurag, what is it called? व्हाट इज जो ब्रेस अभी जो स्लाइड पे है इस टाइम पे, ये वाला What do you call it? Knee brace? इसे हम नी ब्रेस कहते हैं. नी ब्रेस या फिर एथलेटिक सपोर्ट कहते हैं इसको. एथलेटिक सपोर्ट के तो एक्चुअली में एथलेटिक सपोर्ट तो एल्बो का जो ब्रेस होता है उसे भी कहते हैं, एल गार्ड जो यूज करते हैं उसे भी कहते हैं. बट दिस, इसको हम सिंपल लेमन टर्म्स में नी ब्रेस कहते हैं. डिफरेंस उनमें ये है
कि जो पीछे वाला जो स्लाइड अभी दिखाया, इसमें मेटल का एक हिंज बना हुआ है जो दोनों तरफ से इसको रोक के रखता है, और जो लास्ट वाला अभी दिखाया इसमें कोई मेटल का हिंज नहीं है, सो योर नी इज फ्री टू मूव. In the previous one, it is slightly more restricted. In this one, it is more easy to move. और मैं अपनी ओर से पर्सनली यही वाला एडवाइस करता हूँ, अगर कहीं एथलेटिक वाला थोड़ा छोटा होता है ना. जी जी, क्या कहते हैं, जो हाँ। एथलीट्स यूज करते हैं वो थोड़ा सा छोटा होता है. ये Actually अच्छा उसी को पतला यूज भी करना है। चाहिए ना वॉकिंग में. हाँ, वो उससे वॉकिंग के लिए सर, प्लस एथलीट्स जो यूज करते हैं, देखिए उनका लेवल ऑफ एक्टिविटी इज मच हायर देन जस्ट वॉकिंग. उनको भागना पड़ता है, उनको जंप करना पड़ता है, दे हैव टू नो टैकल देयर अपोनेंट, एवरीथिंग. उनका बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, सिर्फ वॉक पे या ब्रिस्क वॉक के हिसाब से वो यूज नहीं करते हैं. इसीलिए दे रिक्वायर मोर मूवमेंट इन देयर नीज. ये वाला डॉक्टर अनुराग एक मिनट टोक रही हूँ. डॉक्टर अनुराग, जैसे ये घुटना, जैसे इसको घुटना टाइप पहले कहते हैं ना, इससे मेरी टांगे स्वेलिंग हो जाती है और नसें बहुत दर्द होती हैं. मेरे को तो आदत थी. आप ब्रेस कितना समय पहनते हैं यूजुअली थ्रू आउट द डे? मतलब सर्दियों में मैं पहनती ज्यादा थी, मतलब मैं तो सालों से पहन रही थी, तो बहुत कंफर्ट रहता था. पर 2 साल से जब मैं वैष्णो देवी गई ना, तो ये घुटने, सर्दी थी, पहने हुए थे, और ट्रेन में बैठी और लटके लटके पैर थोड़े स्वेलिंग हो गए. उसके बाद तो ये पहन ही नहीं सकती, मतलब इतनी दर्द होती है मुझे, कुछ कहने के, फूलना शुरू हो जाता है. तब से तो ज्यादा नसों की प्रॉब्लम हो गई है मुझे. ये क्या कारण है? कितने टाइम से है ये प्रॉब्लम आपको? ये 3 साल से ही मुझे ज्यादा हो रही है. जब से मैं ट्रेन में आई हूँ ना, मतलब लटके हुए थे पैर मेरे, और मेरे घुटने डले हुए थे. सर्दी थी, मैं मुझे मतलब सपोर्ट चाहिए होती है कि मैं ये पहनूं, मुझे घुटनों में सपोर्ट रहती है, और ये काफ मसल में उसको सपोर्ट देने के लिए मैं ये पहनती हूँ. काफ मसल, ज्यादातर तो काफ मसल के लिए. और वो इतने स्वेलिंग हो गई, मेरी बुरी हालत हो गई. तो अभी इस टाइम पे भी स्वेलिंग है या अभी थोड़ी स्वेलिंग नहीं है, पर मेरी नसों में बराबर पेन है. इतनी चीखें निकलती है, मैं बता नहीं सकती आपको. थाइस से लेके अब तो थाइस से शुरू हो गई है. तो आपने कभी किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है इसके रिगार्डिंग? हाँ, मैं जनवरी से दवाई खा रही हूँ. आर्थो वाले को और न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा रही हूँ. न्यूरो का ही होता है ना, नसों का काम. जी जी जी, उसको दिखा रही हूँ. मतलब मुझे आराम नहीं आ रहा. कल थोड़ा सा वॉक करा, मेरी रात को मैं उठ नहीं पाई, मेरी इतनी नसों में दर्द थी, तो मैं ना सीधी खड़ी हो सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ, मतलब इतनी चीखें निकलती हैं. इतनी पेन थी मेरे थाइस में. ये डिस्कम्फर्ट में ज्यादातर दिन के समय लगता है या शाम को सोते टाइम? रात को, मतलब दिन में इतना नहीं होता जितना रात को होता है. तो वाटर इनटेक ठीक है आपका? पानी ठीक से पी रहे हैं? पानी तो पीती हूँ, पर थोड़ा कभी कम हो जाता है. जैसे कल मार्केट गई तो पानी पिया नहीं. थोड़ा सा वाटर इनटेक अच्छा रखिए, थोड़ा सा इंक्रीज करिए. और सेकेंडली, अगर आपको रात के टाइम ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक बाल्टी में गर्म पानी थोड़ा सा डाल के पैर डुबा के रखिए उसमें पहले. तो अगर स्वेलिंग है पैरों के पास, एड़ियों के पास, अगर आपको लगता है कि स्वेलिंग है, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं. नहीं तो नहीं जरूरत होगी. अगर स्वेलिंग नहीं है तो नमक मत डालिए, नहीं तो स्किन ड्राई हो जाती है उससे. अच्छा, ठीक है. और ये करने के बाद कीप देम इन द वाटर फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स. 15 मिनट बाद जब पैर बाहर निकालेंगे, तो एक सूखा तौलिया लेके अच्छे से रगड़ के पूरे पैरों को जम के एकदम सुखा देना है. के बाद आइदर यू कैन अप्लाई अ क्रेप बैंडेज ओवर इट. गरम पट्टी जो आती है, पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ थोड़ी टाइट बांधते हैं, लेकिन इतनी भी टाइट नहीं कि वो पूरा ब्लड फ्लो रोक दे. तो केयरफुली उसको बांधिएगा. अगर क्रेप बैंडेज बांध के थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, नींद नहीं आती है, तो सोते समय 2 तकिए पैर के नीचे रख के सोया. नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं रख सकती. वो तो पहले मैं रख लेती थी, स्वेलिंग होती थी पैर. अब तो बिल्कुल नहीं, उससे तो और ज्यादा नसें खिंचती हैं. अच्छा, ओके, फिर तकिया मत. चलिए, फिर तकिया मत रखिए, तकिया यूज मत करिएगा पैर के नीचे. बट हाँ, एक बार पैरों की सिकाई करनी शुरू करिए. वो मैं जरूर करूंगी. और सोने से पहले जब आप पैरों को सुखा लें एक बार अच्छे से, देन पैरों को
बेड पे मतलब लेट जाइए, पूरा पैर ला लीजिए अच्छे से, और पंजों को आगे पीछे चलाइए थोड़ी देर। अच्छे से उनको पीछे की ओर स्ट्रेच करना है, वापस आगे की ओर स्ट्रेच करना है, कम से कम 30-40 बार। ठीक। ट्राई करके देखिएगा, होपफुली दिस विल हेल्प। बट मोर इम्पोर्टेंटली अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिएगा। जब भी हमारा शरीर डिहाइड्रेट होता है तो हमारे काफ मसल्स सबसे पहले उस पर रिएक्ट करते हैं, एंड उनमें क्रैम्प आना या ऐसा लगना कि मसल्स बहुत अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं, वो पहला साइन होता है बॉडी का कि बॉडी इस टाइम पे डिहाइड्रेटेड है और थोड़ा पानी पीने की जरूरत होती है उस टाइम। और रात को भी जब लगे ना तो उठ के एक बार 1 गिलास पानी पी लीजिएगा उस टाइम। अच्छा जी, अच्छा जी। डॉक्टर इसमें Thank you, साइज भी Dr. होता है? हाँ जी, Does it have a size? Does it have a size? साइजेस भी होते हैं इसमें अलग-अलग? मैम जो अभी ये लास्ट वाला ये जो ब्रेस दिखाया ना, इसका एडवांटेज ये है कि ये किसी भी केमिस्ट में मिल जाता है, एंड नॉट जस्ट दिस वन, चारों जितने भी ये ब्रेस दिखाए हैं ये चारों केमिस्ट पे रेडीली अवेलेबल होते हैं। All are same size. Size. स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 साइज में आता है। How do you decide which one? मैम ये तो आपको जाके केमिस्ट के पास पता करना पड़ेगा। आप बताइए। अपना पैर दिखा उसको, केमिस्ट को, तो वो कहेगा हाँ ये वाला। देखिए आप केमिस्ट के पास जाएंगे, वो मोस्ट लाइकली, देखिए कुछ तो थोड़ा देख के भी आइडिया लग जाता है विजुअली। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा जो हेल्दी सा है, अगर वो गया है तो उसको लार्ज साइज फिट आएगा। अगर थोड़ा व्यक्ति थोड़े पतले हैं तो उनको मीडियम साइज फिट आएगा। मीडियम ले लो रश्मि। देयर इज नो साइंस बिहाइंड। अरे नहीं मोना, इनको स्मॉल चाहिए, स्मॉल। हाँ, इनको स्मॉल चाहिए। एक्चुअली में रश्मि मैम उसमें ना पीछे लिखा होता है कि स्मॉल साइज का मतलब है इतने इतने सेंटीमीटर, और मीडियम साइज है इतने इतने सेंटीमीटर, लार्ज है इतने सेंटीमीटर। तो एक बार मेजरिंग टेप लेके आप मेजर कर सकते हैं, तो दैट विल हेल्प। मुन्ना तुम भी स्मॉल लेना। अरे नहीं ऐसा मत समझो, हम मीडियम हैं। स्मॉल ज्यादातर बच्चों के लिए होता है। अच्छा, ओह आप स्मॉल वाला यूज कर रहे हैं क्या? नहीं भैया। अच्छा, अब तो नी कैप ले लिया ना, बड़ा मोटा डिस्कम्फर्ट लगता है हमको। वॉक करने के लिए डॉक्टर ने बताया, हमने तुरंत खरीद लिया। अब तुमने ये दिखाया, ये तो ज्यादा अच्छा मुलायम वाला। हाँ सच में ये अच्छा लग रहा है। अब नया वाला लेना पड़ेगा। ले लेंगे, क्योंकि वॉक करने में अच्छा रहता है। इसका ब्रांड नेम क्या है? आपको सब चीजें मुलायम क्यों, ऐसे क्या? ये भी मुलायम टाइप के अनुराग, मुलायम टाइप के आदमी है। ब्रांड नेम है क्या इस नी कैप का? डॉक्टर अनुराग, एक मिनट आप प्रोवाइड नहीं करते हो? करते हैं मैम, क्यों नहीं करते हैं। आप अपने रिलेशन मैनेजर को बोलिएगा, आप अपने रिलेशन मैनेजर को इन्फॉर्म करिएगा, दे कैन अरेंज वन फॉर यू। ये सही फोटो भेजी है डॉक्टर अनुराग। नहीं अनुराग उसका है ब्रांड का, इसका नाम क्या है वो बता। एक मिनट, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज एक एक करके जस्ट 1 मिनट। ये जो आप दिखा रहे हैं, इसकी ब्रांड नाम क्या है? मैम ब्रांड तो बहुत सारे वैसे आते हैं बाहर, बाकी यहाँ टाइनोर के नाम से यूजुअली जो ज्यादा दिखता है। वेरी गुड। बाकी अगर केमिस्ट के पास जो मिलता हो वो they might have their separate brand or something। नहीं, मोटा वाला तो हमारे पास है, ये महीन बारीक ज्यादा मैम एक्चुअली में ये चीजें ज्यादा ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होती हैं, और जो भी उस टाइम पे अवेलेबल हो वो यूज कर लेते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हाँ, यूजुअली मोटा वाला तो इतना हैवी होता है कि चलते हुए नीचे ही खिसकता जाता है, जितना मर्जी टाइट मार लो। हाँ, वो स्लिप हो जाता है। बिल्कुल कह रही हैं, बिल्कुल स्लिप करने हो जाता है। 2-4 कदम चलते हैं जब, पहना भी नहीं जाता। हम गर्मियों में पहनना भी नहीं चाहिए। मैंने बताया ना कि 1 घंटा सिर्फ पहनना है, उतार देना है, क्योंकि पीक समर टाइम में तो वैसे ही वो बड़ा चुभेगा नहीं तो स्किन के नीचे।
3 साइड तो मेटल ही लगा होता है, उसमें ज्यादातर इतनी मोटी मोटी लगे होते हैं। जो मैम जिसमें हिंजेस लगे होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि वो कोई पोस्ट इंजरी केस में देना ज्यादा बेटर होता है। सिर्फ आर्थराइटिस का अगर प्रॉब्लम है तो हिंजेस वाला ब्रेस मैं अपनी ओर से रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज इट नहीं, इज मुझे हैवी इनफ। ऑपरेशन के लिए बताया था क्योंकि ज्यादा वो था उसमें घुटने में। कल भी मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी, पर मैं आपसे एक बार कंसल्ट करूंगी क्योंकि बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल, वो आपके पास भेजूंगी सब, ठीक। तो आप देख के एक बार बताना। 4-5 उन्होंने एक्सरे भी करे हैं, रीढ़ की हड्डी के भी और घुटने के भी, लेग पूरी लेग के, तो जी मैं आपसे कंसल्ट करूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम आपके रिलेशन मैनेजर कौन है? ये है करम करम। लो, ओके, आज बताऊंगी उसको। उनको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि वो अपॉइंटमेंट हाँ। सेट कर दें। वीआईपी है ना, डॉक्टर अनुराग को अपॉइंटमेंट लेके बात करिए। मोदी जी, मैम अपॉइंटमेंट नहीं, प्रोसेस डिफाइन किया छोटी गया है मोटी जो बात वहाँ की होती तरफ तो से। पूछ लेते, छोटी मोटी बात होती तो वैसे बात कर ही लेते हैं। अब तो थोड़ा हमारा जरा प्रोसेस है कि वी छोटी हैव टू छोटी रहने कन्वे देते हो। थ्रू। हम तो छोटी छोटी बातें करते हैं भाई, मोटी मोटी है ही नहीं बार बार। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, जी मेरे जी बैक जी। पेन बहुत रहता है, मेरे लिए ये ठीक रहेगा लंबर वाला जो आप बता रहे हैं? मैम बैक पेन नीचे पैरों की ओर रेडिएट होता हुआ फील होता है या सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया तक ही कन्फाइंड रहता है? पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होता है, ओके बहुत ज्यादा एक्यूट है। ओके, तो आपने प्यार रिसेंटली का- कोई एक्सरे करवाया है उसका? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं करवाया, आप बताइए। मैं एक बार अगर मैम एक्सरे अगर हो सके तो अगर करवा लें तो अच्छा रहेगा। बाकी अगेन एक बार जब अगर 1-to-1 कंसल्ट करें ना इस बारे में, तब आई थिंक थोड़ा बेटर आइडिया लग पाएगा। सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप अपने रिलेशन मैनेजर को कह के एक अपॉइंटमेंट अगर बुक करवा पाए तो वी कैन डिस्कस इट 1-to-1। एंड उसके बाद अगर हमें लगेगा कि रिक्वायरमेंट है तो ब्रेस कैन बी अरेंज्ड और पहन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये एक्सरे वगैरह कहाँ से होगा? हॉस्पिटल से? तो अगर कोई आपके घर के आसपास कोई डायग्नोस्टिक लैब है जो करती है एक्सरे तो वो कर देंगे, नहीं तो हॉस्पिटल जाके होता है। नहीं, अभी फिलहाल अभी एक्सरे पे ध्यान नहीं देते हैं, लेट्स कीप इट फॉर अनदर टाइम। अभी आप इतना कर सकते हैं कि जो आपके मैनेजर हैं, रिलेशन मैनेजर, उनको कह के एक वर्चुअल कंसल्टेशन बुक करा लीजिए आप। हाँ जी, हाँ तो जी। एक बार लेट्स डिस्कस कि जरूरत है भी या नहीं एक्सरे की, एंड अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है कि एक्सरे की जरूरत नहीं है और ऐसे ही आइडिया लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, देन उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें ब्रेस रेकमेंड करना होगा तो हम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके मैम, वेलकम। तो एनी अदर क्वेश्चन? वैसे इसको पहनना चाहिए, अगर वॉक करने के लिए जब वॉक करते हैं तो इसको पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। सर अगर तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, फिर तो क्या ही जरूरत है पहनने की। अच्छा, फिर कोई जरूरत नहीं पहनने की। अगर नहीं है तो नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। बट ओके, जो घुटनों के लिए जो लास्ट वाले स्लाइड में जो नीज के लिए दिखाया मैंने, वो वॉक पर तो नहीं, लेकिन अगर जॉगिंग पे जाते हैं कोई, तब मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो पहनना चाहिए। सिंस मेरा मैं जॉगिंग तो नहीं करता, मैं वॉक ही करता हूँ। नहीं, उस टाइम पे अगर कोई घुटनों में दर्द नहीं है तो नहीं भी पहनेंगे तो इट्स ओके। जब तक थोड़ा सा वेट बेयरिंग लगता है कि घुटने का या किसी भी जॉइंट का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब पहने तो अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो देन वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये है कि ज्यादातर जो अब यहाँ मेरे पास क्लिनिक पे जैसे जब आते हैं पेशेंट्स, तो मोस्ट ऑफ देम हैव एन एथलेटिक बैकग्राउंड, तो उनके केस में वो अगर कभी जॉगिंग पे गए हैं या कोई और अपना प्रैक्टिस के लिए गए हैं तो उन्हें पहनना पड़ता है। ओके ओके, वो एक अलग केस है, वो एथलीट हैं, हम एथलीट नहीं हैं। जी 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 जी, थैंक यू डॉक्टर। ओके सर, वेलकम। चलिए, सो if there are any questions तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we'll close the session for today.
आप सब कुछ इतने अच्छे से बताते हो कि कुछ पूछने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है वैसे। नहीं, फिर भी हाँ फिर बात भी पूछ ही लेते हैं। एनी डाउट एनीथिंग हाँ, लगता है आदमी को तो पूछना तो चाहिए ही चाहिए। Right, so we'll conclude the session for today then. So thank you so much to everyone for joining in. And, डॉक्टर अनुराग, एक जस्ट एक्सक्यूज मी। जी सर, जी प्लीज। हाँ। एक्चुअली अभी तो हम कोई नहीं पहनते हैं, घूमने के लिए जाते हैं जी, और उसमें थोड़ा सा जॉगिंग भी करते हैं। अच्छा। बट आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, नो डाउट, आई वाज अ फुटबॉलर, लेकिन छोड़े हुए बहुत जमाना हो गया। तो अच्छा अभी क्या एडवाइस करते हैं, अभी पहनना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, जब आप जॉगिंग पे जाते हैं तो जॉगिंग करने के दौरान या करने के बाद मसल्स में कुछ सोरनेस ज्यादा फील होती है या नहीं? तो पहनना चाहिए। नहीं, आपको जॉगिंग करने के बाद मसल्स में आपको लगता है कि सोरनेस हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, अभी कुछ नहीं लगता है। Then for the time अभी being कुछ you भी can नहीं लगता। avoid. For the time being you can avoid. Unless आप जहाँ जॉगिंग के लिए जाते हैं मतलब एकदम फ्लैट जमीन है फ्लैट है, या मतलब घास पे करते हैं जॉगिंग? नहीं घास पर नहीं, हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस पे ना? हाँ। तो अभी फॉर द टाइम बिंग यू कैन अवॉइड। अच्छा, आगे जाके देखेंगे, अभी तो फिलहाल लगता नहीं की जरूरत होगी आपको तो सर बिल्कुल भी नहीं होगी जरूरत, आप चिंता मत करिए। आप जैसे एक्सरसाइज हाँ? करते हैं यहाँ पे भी, जैसे एक्सरसाइज करते हैं हाँ जॉगिंग करके सब थक के बैठ जाते हैं, आपकी फिर भी अगले और 10 मिनट चलती है एक्स्ट्रा तो ऑन द स्पॉट जॉगिंग भी। उल्टा उठने में मैं भी थक जाता हूँ। तो वैसे ही थक मैं तो जाता है। अच्छा जॉगिंग कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। अभी आप फिलहाल नहीं भी पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है। ओवर टाइम विल Thank सी, you. विल क्रॉस Thank दैट you. व्हेन इट कम्स। गॉड ब्लेस यू केपी जी। ओह थैंक यू, थैंक यू। कल से मैं नहीं आऊंगा फॉर 9 डेज। क्यों, कल क्या है? नवरात्रि करूंगा, रात्रि कल करेंगे कल से स्टार्ट है? मैं खुद कल करता से हूँ। 7 तारीख से। कल ही तो है। टुमारो। हाँ, हाँ, तो कल से अबाउट 8-9 days आई विल नॉट अटेंड दिस सेशन, समझे ना? क्या कि सवेरे से ही हम हो जाएंगे तो ये लग जाता है करीब 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म होता है। तो आई डू माई सेल्फ एवरीथिंग। तो ठीक है सर, कोई बात फॉर नहीं। 7-8 days बाय बाय। बाय। चलिए, अपने 7-8 डेज अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, जो भी आप अपनी ओर से फॉलो करते हैं यस, अच्छे से फॉलो करिएगा। एंड our best wishes from our side. That's all we can say. थैंक all यू, the best for 9 थैंक यू। days. Thank you Always, so for much. always. Chali, thank you so much to everyone, and I will see everyone tomorrow. So take care and stay safe.